Today's lecture is for BSc Part 2 Botany students, paper first, that is of Molecular Biology and Biotechnology. स्टूडेंट, पिछली बार हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की थी और उसके जनरल इंट्रोडक्शन को देखा था। आज हम थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा पेपर का जो नॉमेनक्लेचर है उसमें ये दोनों शब्द मौजूद हैं, तो आपको थोड़ा बहुत शुरू में ही मालूम होगा। तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी अगर कुछ बायोटेक्नोलॉजी का अंश आता है तो आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दोनों को ही आप समझ के आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। आज हम बायोटेक्नोलॉजी की थोड़ी बात करके फिर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर शिफ्ट होंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी, ये जो एक शब्द है, आप इसे सुन कर के लगता होगा आपको बहुत भारी भरकम शब्द है, क्योंकि ये शायद आपके जो सीनियर्स हैं उन लोगों ने ये शब्द इतना नहीं सुना होगा, क्योंकि ये शब्द प्रचलित हुआ है अभी कुछ ही दशकों से। ये जो शब्द है बायो और टेक्नोलॉजी, ये दो शब्द से मिलकर के एक शब्द बना है बायोटेक्नोलॉजी। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ऐसा थोड़ी है कि ये मॉडर्न एरा में ही ये बायोटेक्नोलॉजी शब्द आया है, या अगर आप बहुत ध्यान से सोचें इसको या आपने कुछ पढ़ा हो तो ये टेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी आज हम देख रहे हैं शब्द, ये बायोटेक्नोलॉजी पहले भी मौजूद थी, एंशिएंट टाइम में भी थी, लेकिन उसको हम उस तरीके से आज के वातावरण के या आज के समय से हम उसको इतना पॉपुलर या उसको प्रचलित वो इतनी नहीं थी। यहाँ हम इसको देखते हैं, जैसे आप कहें कि हम इसके अंतर्गत जो चीज़ें पढ़ेंगे वो चीज़ें जिस स्तर पर आज हम इनको समझ रहे हैं या इनका प्रचार प्रसार हो रहा है उतना एंशिएंट टाइम में नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस वक्त भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिल्कुल थी, पर उसका जो एक स्तर था वो उतना समृद्ध नहीं था, वो इतना ऊंचा नहीं था। तो ये जो एक शब्द है बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम सबसे पहले बात करते हैं बायोस और टेक्नोलॉजी। तो बायोस का मतलब आप अब सभी जान गए हैं कि बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कोई भी चीज़ हो। टेक्नोलॉजी क्या होती है, आप सभी इस शब्द को भी समझें। तो टेक्नोलॉजी एक प्रकार से एक वैसी साइंस है, या आप कह लीजिए एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत आप कोई भी एप्लीकेशंस को लेकर के हम बात करते हैं कि जो भी बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं या सिद्धांत होते हैं उनको जब आप अप्लाई करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी बन जाती है। सो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, एक्चुअली अप्लाइड फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की जो भी जैविक या जीव विज्ञान से संबंधित जितने सिद्धांत हैं, अगर आप उनको अनुप्रयुक्त करते हैं तो आप उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को बड़े लेवल पर आप उन्हें इस्तेमाल करके और आप लोगों के लिए अगर आप उसका फ़ायदेमंद उन्हें बना देते हैं तो वही विज्ञान कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा बायोटेक्नोलॉजी की क्या हो सकती है? द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर इंडिविजुअल एंड अदर पर्पजेस, स्पेशली द जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। तो बायोटेक्नोलॉजी को कैसे हम परिभाषित करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी वो फील्ड है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, अर्थात जैविक जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का एक तरह से शोषण करती है या उनको इस्तेमाल करती है। किसके लिए? औद्योगिक और दूसरे जो भी पर्पजेज़ हैं, जो भी काम हैं, उनमें उनका इस्तेमाल करती है। विशेष रूप से किसमें? जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी, तब हमने इस चीज़ की बात की थी किस प्रकार से माइक्रोब्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन इस साल आप पढ़ेंगे पार्ट 2 में, इस पेपर में, किस प्रकार से छोटे छोटे जीवों को हम उनके जो जेनेटिक उनका मेकअप है, उनके जो जीन्स हैं, उनमें हम किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं, उनको हमारी इच्छा के अनुसार हम किस प्रकार मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, या हमें एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक प्राप्त करनी हो, हमें हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना हो, इन सभी कामों के लिए इस सदी में हम 20वीं और 21वीं सदी में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसके द्वारा कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो आज के उसमें देखें परिप्रेक्ष्य में, तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही मॉडर्न साइंस है, एक मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी है। बायोलॉजी की और टेक्नोलॉजी की ब्रांच हो गई, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमारे औद्योगिक और दूसरे कामों के लिए और दूसरे पर्पजेज़ के लिए हम जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं या हमारे जो भी जैविक जो प्रक्रियाएं हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं
किस तरीके से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को मैनिपुलेट करने के लिए, और उनको मैनिपुलेट करके हम हमारे जो भी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं आवश्यक जो वस्तुएं हैं उन्हें हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो हार्मोन्स हों चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों। दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं कि वो क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस दैट यूटिलाइजेज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डेरिवेटिव्स in order to produce products and processes. These products and processes can apply to several aspects of the economy, ranging from healthcare and medicine to biofuels and environmental safety. बायोटेक्नोलॉजी विशुद्ध रूप से एक ऐसी शाखा है विज्ञान की जिसके अंतर्गत मानव ने उसको अपने अनुरूप बनाया है कि हमें या ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी चीज़ अच्छी है, जो भी उसका फ़ायदा होता है, वो किस प्रकार से माइक्रोब से उनको करें, क्योंकि ह्यूमन रेस इज़ वेरी ग्रीडी। आज के उसको देखें तो निश्चित रूप से उसने वातावरण को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया है या इम्बैलेंस कर दिया है, जिसमें हम सभी इंक्लूड हैं, हम सभी का शेयर है। तो जिस भी चीज़ को हम बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग जिस चीज़ को या मानव जिस चीज़ को निर्मित करता है, वो कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे से संबंधित होती है, और बायोटेक्नोलॉजी शाखा को भी उसने इसी पर्पस से बनाया है। तो इसकी परिभाषा में हम यही कहते हैं कि ये अप्लाइड साइंस की, अनुप्रयुक्त विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का शोषण करते हैं या उनके किसी भी प्रोसेस के दौरान उनके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं, उप उत्पाद जो बनते हैं, उनको हम बनाने के लिए अगर उसके जीन्स में कुछ परिवर्तन करते हैं तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इस साइंस को हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को रेंज करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, हमारी हेल्थ केयर में, मेडिसिन्स में, बायोफ्यूल्स में, इवन एनवायरमेंटल सेफ्टी में भी हम इस ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जो विज्ञान की एक शाखा कहलाती है, उसके अंतर्गत हम हमारे एनवायरनमेंट को किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं उसके तरीक़ों पर बात की जाती है। तो बच्चों, अब आप ये समझे होंगे कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर हमने बात की बायोटेक्नोलॉजी की कि किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी को हम एक नई शाखा ये जो उत्पन्न की गई है या बनाई गई है जो शाखा है, उसके अंतर्गत हम बहुत हाई लेवल की उसमें बात करते हैं कि जीन्स को किस प्रकार से, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके आप शरीर को आप देखें, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो छोटा सा माइक्रोब हो या कोई बड़ा जीव हो, कि उसका शरीर किसका बना होता है, ऑर्गन्स का। ऑर्गन्स सारे मिलकर के जब सिंक्रोनाइज तरीके से काम करते हैं तो एक बॉडी पूरे अच्छे से काम करती है। ऑर्गन्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, टिश्यूज़ के। टिश्यूज़ किसके बने होते हैं, सेल्स के, और सेल्स बनी हुई होती हैं प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस इत्यादि की। तो हम कहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ हमारे पूर्वज भी नहीं पहुँच पाए थे। हमने उसके जीन्स पर सीधा अटैक करा है कि जीन्स में जिस चीज़ के जीन्स बने होते हैं, अगर उनमें कहीं कुछ परिवर्तन कर दें हम, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो सकता है, या जो कुछ भी उसमें इधर उधर कोई चेंज हुआ है जिसकी वजह से उसे नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की हम भरपाई कर सकते हैं। या जो हमने बात की थी कि प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस या डेरिवेटिव्स, तो उसके लिए भी हम कहेंगे कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और किसी माइक्रोब में अगर कोई भी एक प्रोसेस चल रहा है और वो चीज़ बन रही है जाकर के कहीं अंत की बजाय बीच में, तो बायोटेक्नोलॉजी हमें ये अवसर प्रदान करती है कि आप उसको लंबे प्रोसेस तक नहीं ले जाएं, उसको बीच में ही ट्रैप कर लें, उसको बीच में अरेस्ट कर दें उस प्रोसेस को। और जिस जगह पर सपोज़ एक प्रोसेस में अगर कोई 10 बायो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 10 डेरिवेटिव्स बन रहे हैं, और हमारा जो डेरिवेटिव है वो तीसरे नंबर पर है, तो हम 10 तक क्यों जाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में इस तरह के हमारे पास हार्मोन्स हैं, हमारे पास इस तरह के एंजाइम्स हैं, जिनसे कि हम उस प्रोसेस को तीसरी ही स्टेप पर अरेस्ट करके हम लगातार उससे बहुत सारा वही प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब हम डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब इसका सारा तरीका, हम सभी तरीके आपको समझाएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ आपको बायोटेक्नोलॉजी का एक थोड़ा सा अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच देना है, जिससे कि जब आप इसे पढ़ने लगे तो आपको उस वक्त ये ना लगे कि ये कौन सी शाखा है या ये क्या चीज़ है। सिर्फ हमारा पर्पज़ आज के इसका लेक्चर का यही है कि आप इसे समझें थोड़ा सा। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपको 2 शाखाएं पढ़नी होंगी। हमने जो पेपर हमारा नॉमेनक्लेचर आप बच्चों याद करिए, वो था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने थोड़ा बहुत, हमने जो भी जनरल आपको बताया था फर्स्ट क्लास में वो आपने पढ़ा। दूसरा शब्द था बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर।
जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर से वही हम बात करें कि जेनेटिक मैनिपुलेशन को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, यानी जीन अभियांत्रिकी। ये शब्द आपने सुना होगा। जीन अभियांत्रिकी के दौरान हम क्या करते हैं, किसी भी छोटे माइक्रोब का इस्तेमाल हम करते हैं और हमारा जो भी इच्छित जीन होता है उसमें उसको ट्रांसफ़र करके, और फिर जिस जीव में हमें उस जीन को ट्रांसफ़र करना है उसमें उस जीव को हम प्रवेश करा के और उसका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ये अभी आपको थोड़ा सा एम्बिगुअस लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से हम एक जीव में हमारा इच्छित जीन डाल करके उसको कैरियर की तरह इस्तेमाल करके हम दूसरे जीन में या दूसरे उसमें जीव के जीन में उसको प्रविष्ट करा सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वो हो गई टेक्नोलॉजी हमारी, जिसके अंतर्गत जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपाउंड्स, हम इस काम को करते हैं। दूसरा जो आप पढ़ेंगे वो होगा टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन। ये 80 के दशक से भी पहले से काफ़ी चला आ रहा है ये, जिसके अंतर्गत ये आया कैसे टिश्यू कल्चर ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर हम इंडिया के उसमें देखें, हमारे देश के उसमें देखें, तो जो अंग्रेज़ों के ज़माने में आप देखा करते थे बहुत मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है कि जब वो बहुत ही एग्जॉटिक स्पीशीज़ के फ्लावर्स को बाहर से मंगाया करते थे, तो हमारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इतना एग्जॉटिक हम इन अच्छे अच्छे पेड़ों को, फूलों को हम बाहर से मंगाते हैं, जिनमें से कुछ ही पौधे हमारे पास सही सलामत हमें मिल पाते हैं, क्योंकि जब क्वारंटाइन उसमें देखा जाता है उनको सारा वहाँ होता है होने को, तो लेकिन इनके थ्रू कई डिजीज़ेज़ भी आ जाती हैं। तो बहुत कुछ होता था, जैसे ऑर्किड्स मंगवाए जाते थे तो उनके साथ कुछ डिजीज़ेज़ भी आ सकती थी, और भी महंगे बहुत पड़ते थे, तो हमारी इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ता था, काफ़ी कुछ पे करना पड़ता था। तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक हमें वो अवसर प्रदान करती है कि आप एक छोटे से हिस्से से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। कैसे? आर्टिफिशियली उनको कल्चर करके। तो कल्चर यहाँ पर ये कोई हिस्ट्री का वर्ड नहीं है कि संस्कृति या सभ्यता जैसा कहीं कोई सिविलाइजेशन। यहाँ मतलब है इसका टिश्यू ऊतक, और कल्चर का मतलब संवर्धन, किसी चीज़ को बनाना, बढ़ाना। तो टिश्यू कल्चर में आप देखेंगे या हम पढ़ेंगे कि टिश्यू में आपको छोटा सा हिस्सा लेना होता है। एक पौधे का हम ऑर्गन भी ले सकते हैं, उसका कोई भी अंग। अगर हम पादप की बात करें तो उसका एम्ब्रियो ले सकते हैं, उसकी लीफ ले सकते हैं, स्टेम का टुकड़ा, रूट का टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा हम उसमें ले सकते हैं। फिर हम उसका टिश्यू भी ले सकते हैं। सपोज़ लीफ नहीं लेना चाहते हम पूरी, तो उसके टिश्यू को ले लें। टिश्यू क्या होते हैं? एक ही प्रकार की जो ओरिजिन और कार्य करने वाली कोशिकाएँ होती हैं, उसके समूह को हम टिश्यू कहते हैं। अब हम टिश्यू भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि जितना बड़ा हमारे पास ऑर्गन होगा उतना ही कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो फिर वैज्ञानिकों ने टिश्यू भी छोड़ा और उन्होंने एक कोशिका को संवर्धित करना शुरू करा, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन के चांसेस कम थे और प्योरिटी अधिक थी। फिर प्रोटोप्लास्ट सेल से भी वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने प्रोटोप्लास्ट को काम में लेना शुरू करा। इसमें आपको एक कोशिका की संरचना का पता होना निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि किस प्रकार से एक कोशिका के अंदर मौजूद होता है केंद्रक, उसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, और उसके बाहर जितना प्रोटोप्लाज्म पड़ा हुआ होता है उसको भी वैज्ञानिकों ने केंद्रक को निकाल के कल्चर करना शुरू कर दिया है कि केंद्रक भी कई बार उसमें बहुत परेशानियां पैदा कर सकता है, कुछ चेंजेस ला सकता है, क्योंकि मास्टर ऑर्गेनल है वो, उसके अंदर जीन्स हैं, डीएनए है, क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए, बिल्कुल प्योरिटी के साथ में काम करने के लिए वैज्ञानिकों ने ऑर्गन छोड़ा, टिश्यू, सेल, और उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को कल्चर करना शुरू कर दिया। ये एक पराकाष्ठा है, और भी आगे आप देखेंगे जब हम टिश्यू कल्चर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर किस प्रकार से किया जाता है, या सिंगल सेल कल्चर क्या होता है, टिश्यू ऑर्गन क्या होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए की बात करेंगे। बच्चों, ये जो पेपर है आपका, ये डीएनए से शुरू होगा और डीएनए पे ही ख़त्म होगा, तो आपको डीएनए के बारे में बहुत कुछ अच्छे से पढ़ना होगा। आप ये सोचेंगे कहाँ हम पूरे टाइम डीएनए पढ़ रहे हैं, तो ये डीएनए, जीन्स, इन्हीं सब की हम बात करेंगे, चाहे वो माइक्रोब्स में हो या हायर।